ओके। सो एक बार लाइव लाइव वापस स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं रिक्वेस्ट भेज के कि क्या होता है। रिक्वेस्ट यहाँ से मैंने भेज दिए और कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे नहीं पता। तो चंदन भाटी वापस एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबिका शर्मा जी जुड़ चुके हैं। भामिनी निर्वाण एंड वन अदर ऑल्सो ज्वाइन विद अस। प्रवीण जोशी जुड़ चुके हैं। और ओके लेट्स सी अब चालू होता है नहीं होता। गोयल हिम नवनीत यादव जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके सो फाइनली हाय। हाय क्या हाल। फाइनली आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। और क्या चल रहा है। हाय अंबिका जी। बस बढ़िया, कोशिश कर रही थी। या ओके ओके एग्जैक्टली पता नहीं चलता आजकल कि किसका कनेक्शन सही आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। सो प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल 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 सही। हाँ। सो क्वारंटाइन चल रहा है अभी। क्वारंटाइन में अपन क्या करते हैं लॉकडाउन के अंदर। इससे बेहतर मतलब आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है? मतलब मेरे दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले हम लोग सुबह उठते हैं, एक लाइव सेशन होता है हमारे एक्सरसाइज का। और मैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स हम लोग मिलकर के, निखिल भैया के साथ में, निखिल भैया हमारे ट्रेनर है, हम लोग मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं। और बहुत ही मजे से खूबसूरत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, इंजॉय करते हैं, और उसके बाद पूरा जो दिन है वो क्वारंटीन में ऐसे ही बिताते हैं। सो हाँ, बड़ा अच्छा जा रहा है, और फैमिली टाइम और सारा सब कुछ बड़ा प्रोडक्टिव हो रहा है। सो या आई एम एंजॉयिंग दिस क्वारंटीन एक्चुअली। हिमांशु इज सेइंग कि जीत जाएंगे हम। जीत जाएंगे हम एक्चुअली। जीत जाएंगे हम, हमारे ग्रुप का नाम है जिसमें हम सारे जितने भी एक्सरसाइज करने वाले बच्चे हैं वो सब लोग ऐड हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे को मोटिवेट करने की। सो या अंबिका जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं बहुत सारे जने और आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि आपके सामने है भामिनी निर्वाण जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट भी है और बहुत ही बेहतरीन एंकर भी है। आपको बता अरे दूं मैं। थैंक यू सो सो मच। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जी कि जी भैया। शुरुआत कैसे हुई इन सब चीजों की। थिएटर की या एंकरिंग की? दोनों। दोनों की। तो सबसे हम्म। पहले मैं शुरुआत करती हूँ थिएटर की, क्योंकि मेरी जिंदगी में थिएटर पहले आया था, एंकरिंग तो बाद में मैंने अपना प्रोफेशन चुना। ओके। मैं थी क्लास थर्ड के अंदर। आई वॉज इन हम्म। थर्ड स्टैंडर्ड जब मैंने ओके अपना पहला प्ले किया, जिसका नाम था एक था जंगल। और उस प्ले के जो ओके डायरेक्टर थे वो हमारे गुरु हैं, सर एस एन माथुर। और एस एन माथुर सर के साथ में उस टाइम पे मैंने अपना पहला प्ले किया, एंड ऑफ कोर्स सर ने ही परख लिया था मुझे, और उस टाइम पे मेरा लीड रोल था। थर्ड ओके क्लास से लेकर अभी तक, आज तक, ये जो थिएटर का सफर है ये कंटिन्यू है। और लगभग तकरीबन, अगर मैं गिनूं तो मैं शायद 50 से ज्यादा थिएटर शोज कर चुकी हूँ, और ओके 25 से ज्यादा स्ट्रीट प्लेस कर चुकी हूँ। और ओके प्लेस करने से भी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे प्लेस को देखना। तो ऑफ कोर्स मतलब थिएटर की जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत है, और मैं इसे बहुत इंजॉय करती हूँ। ओके। सो मैं आपको बता दूं जो आपने प्ले किया था वो एक बार मैं डायरेक्ट भी कर चुका हूँ मेरे स्कूल के अंदर। एक था जंगल। अच्छा, ओके, ये हाँ। हाँ। तो जो थिएटर वाला फर्स्ट टाइम आपने एक्चुअली बचपन वाला पोर्शन देखे तो उस टाइम में हाँ सर ने सिखा जी दिया हमने कर लिया थर्ड क्लास का था ठीक जी है। जी जी लेकिन जब जी। एक बार समझ में आया कि हमें हाँ थिएटर करना क्या है एग्जैक्टली होता क्या है तब वाला पोर्शन क्या था जब हमने थिएटर बचपन में किया हाँ ठीक है बच्चों को करा दिया। लेकिन जब एक समझ आने के बाद हम हम्म। थिएटर करते हैं वो क्या सीन था। बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने भैया, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। चलो ठीक है, हमने बचपन में जो सर ने डायलॉग्स दिए हमने उसे याद किया, थिएटर परफॉर्म किया। जब मैं बड़ी हुई तब मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअल में हमारा हर एक इमोशन जो है, हमारी हर एक फीलिंग जो, हम पूरे सुबह से जब से उठते हैं और जब तक रात में सोते हैं, वो सारा जो खेल होता है वो इमोशंस और फीलिंग्स का ही चलता है। हम सुबह सुबह उठते हैं, थोड़ा सा आलस होता है, उसके बाद स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है तो अपना काम करते हैं, कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो एक अलग फीलिंग होती है, मम्मी पापा डांट दे तो एक अलग फीलिंग होती है। तो वो जो सारे इमोशंस होते हैं, सारी जो फीलिंग्स होती है ना, उन्हें हम जो अगर हमारे हिंदी महाकाव्य के हिसाब से देखें तो रस कहते हैं। और थिएटर जो, अगर थ्योरी की मैं बात करूं, तो वो सबसे पहला जो चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है रसों का। तो 9 तरीके के रस होते हैं, और हमारे जो डेली लाइफ के अंदर भी जो सुबह से लेकर शाम तक की सारी प्रोसेस होते हैं, सारी क्रियाएं होते हैं, उनमें ये रस इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो थिएटर है वो एक्चुअल में आपकी जिंदगी ही है। थिएटर इज योर मिरर एक्चुअली। तो ओके मेरे हिसाब से जब मैं बड़ी हुई तब मुझे सबसे ज्यादा जो जिस चीज ने अट्रैक्ट किया वो यही था कि हम जो कर रहे हैं वो ही ये इसका पार्ट है, मतलब यही हमारी लाइफ से इक्वली अटैच्ड है।
तो ओके। धीरे धीरे ऐसा एक रिश्ता कायम हुआ थिएटर के साथ में, स्टेज के साथ में, कि मैं पूरी तरीके से इसमें डेडिकेटेड हो गई। और ओके। मैं अभी तक इस चीज को बड़ी वफादारी के साथ और बहुत इंजॉय करते हुए निभाती आ रही हूँ। और बेशक ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों का साथ भी मिला है। एस एन माथुर सर हैं, जितने भी हमारे कलीग्स हैं कलांकुर वाले, और मैंने एनएसडी से पास आउट राजेंद्र सिंह जी भैया जो है उनके साथ में काम किया है। 3 साल मैं खुद ओके। जब दिल्ली रहती थी तब मैं खुद एनएसडी के अंदर वर्कशॉप्स लेती थी, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है थिएटर को लेकर के वो बहुत वाइड और बहुत ब्यूटीफुल रहा है। तो बेशक ये ओके। पूरी जिंदगी जो है वो साथ रहने वाला है। अच्छा, हमारे साथ में कुछ हमारे व्यूवर्स जुड़े हैं और कुछ हमारे साथ वाले फेलो फ्रेंड्स हमारे भी जुड़े हैं, तो एक बार देखते हैं इन लोगों ने क्या कमेंट किया है। हिमांशु का कमेंट आया, बिग फैन ऑफ योर्स, मोस्ट मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट, बचपन से आपका फैन ही है, हिमांशु ने कमेंट किया अच्छा। वेरी गुड, थैंक यू मांचू। या। है। ओके, सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और अभी बहुत सारी हम्म। बातें होने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, तो एग्जैक्टली। जब पता लगा, आपने सारा बताया कि रस, ठीक है, लेकिन जब आपने सारी यस यस इमोशन यस। बताई, ये इमोशन अपने आप आते हैं, ठीक है, जैसे किसी ने डांटा, हम रोने हम्म लग गए, गुस्सा आ गया, लेकिन जब हम थिएटर करते हैं, थिएटर करते हो तो ये चीज हम्म। हमें लानी पड़ती है, तो वो किस तरह से एग्जैक्टली। होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसे कैसे जी रहे हैं। जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें, तो मेरा ये हम्म। मानना है कि ये इंपॉर्टेंट, ये क्रूशल पार्ट हमारी जिंदगी का इसलिए होता है क्योंकि एक इंडिविजुअल जो होता है, एक बच्चा जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान ना लेकर के व्यवहारिक ज्ञान भी ले, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा हम्म। जरूरी होता है। तो बिल्कुल। जब हम एक इंडिविजुअल के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब ये सारी चीजें उसमें इम्प्लाई हो जाती है। अब आपने जो ओके। क्वेश्चन पूछा कि ये रस वगैरह जो है, ये एक्टिंग वगैरह ये आती कैसे है, राइट, तो हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मैं ये करना चाहती हूँ, दिस इज माई फोटे, इज दिस वॉट आई वॉन्ट टू डू। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर इन सब का आंसर हाँ निकलता है, और आपकी हम्म। सर की प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस, कुछ थिएटर एक्टिविटीज, इन सबको अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो बेशक आप एक बहुत ही खूबसूरत थिएटर आर्टिस्ट बन के उभरते हो। तो ये सब सिर्फ ओके। आपकी मेहनत और आपके रुझान पे डिपेंड करता है। ओके, सो जब आपने थिएटर वाला पोर्शन किया, ठीक है, आपने कंटिन्यू किया, जी। लेकिन जब ये आया एंकरिंग वाला पार्ट, क्योंकि थिएटर बहुत अलग चीज हो जाती है और एंकरिंग बहुत अलग पोर्शन यस है, यस तो यस। एंकरिंग में किस तरह से शुरुआत हुई आपकी? एक्चुअली एक सक्सेसफुल एंकर बनने के पीछे बहुत सारे लोगों का बहुत सारी मेहनत है, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, वो ये है कि हम्म। आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, वो बचपन से ही आपको थिएटर ने दे दिया था। मतलब जो ओके। एक स्टेज फियर हो जाता है, ऑब्वियसली अगर आप हम्म। एक एंकर हो तो आप स्टेज पे रहते हो, आपको बहुत सारे क्राउड को हैंडल करना पड़ता है, तो वो जो बहुत। स्टेज फियर था मेरे अंदर, वो बचपन से ही निकल चुका था। तो मुझे इतनी हम्म। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई एंकरिंग करने में, टू बी वेरी फ्रैंक। और एंकर बनना मैंने कैसे सोचा वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कलांकुर, जिससे हम सब लोग एसोसिएटेड हैं, और मेरे हम्म। स्कूल के अंदर, मेरे कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे शोज होते थे जिन्हें मैं साथ में होस्ट करती थी। तो मेरे अंदर एक वो था कि हाँ, मतलब मैं ये कर सकती हूँ, दिस इज माई फोर्टे, ये मैं कर हम्म। सकती हूँ। फिर अचानक मुझे एक शो ऑफर किया गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उस टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, अपनी इंजीनियरिंग कर रही थी, आई वॉज इन माई फर्स्ट ओके। फर्स्ट ईयर। तो मैंने वो शो किया, और वो शो बहुत अच्छा रहा, बहुत हिट रहा, और मुझे भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ, इस चीज को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हम्म। मैंने इसे प्रोफेशन जब चुना, तब मुझे थोड़ा सा वक्त लगा कि क्या मैं इसे प्रोफेशन चुनना चाहती हूँ, बिकॉज मैं एक साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से थी, और मेरा सपना था कि मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर बनूं। तो मैं दिल्ली ओके। जब गई थी तो मैं अपनी एयरफोर्स की पढ़ाई करने के लिए गई थी। बट वही थिएटर के प्रति आपका रुझान इतना ज्यादा था कि मैं अपनी पढ़ाई ओके। को कई बार छोड़ करके और अपने क्लासेस को बंक करके सीधे एनएसडी चली जाती थी, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो हम्म। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके हम लोग वर्कशॉप लेते थे, और एक बहुत ही अच्छी चीज है, फॉर्चुनेटली मेरी हम्म। बरकरार रहता रहा। ओके, तो जब शुरुआत में, जैसे हम्म। बचपन में तो घर वालों ने अलाउड कर दिया कि हाँ भाई अभी बच्चे हैं, 12th क्लास है, जो भी है, यस तब यस अलाउड यस। कर दिया, लेकिन जब इंजीनियरिंग वाला हम्म पोर्शन आ गया, ठीक है, तब हम्म। आपने सारी चीजें चालू की। टाइम होता है घर वालों का हम्म बर्डन, ठीक है, हम पैसा लगा रहे हैं आपकी पढ़ाई पे, हम्म। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है, उस टाइम क्या सीन था, घर वालों को एग्जैक्टली। कैसे मनाया गया?
एक्चुअली देखो, घर वालों को ये पता था जब मैंने साइंस मैथ्स ली 12th 11th के अंदर। उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग का फैसला लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो जो पूरा जो सिलसिला था ना, वो सिर्फ मेरा फैसला था। तो मेरे फैमिली वालों की तरफ से मुझे कभी भी कोई प्रेशराइज नहीं किया गया कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। वो बहुत सपोर्टिव है, अभी तक बहुत सपोर्टिव है। उनके कहने के उनके अकॉर्डिंग तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो, और जितने तुम्हारे इंटरेस्ट है तुम इन्हें पूरा करो, क्योंकि आगे जाके कोई ऐसा वक्त नहीं आए कि तुम्हें रिग्रेट हो कि मैं ये नहीं कर पाई या मैं वो नहीं कर पाई। तो मेरे पापा की जो ओके। सोच है वो बहुत अच्छी है इस मामले में। तो पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और जब भी मैं दिल्ली में थी तो मुझे पापा बोलते थे कि अच्छा आज कौन सा प्ले देख करके आई, आज कौन सा प्ले देख करके आई। तो क्योंकि वहां पे बहुत एक्चुअली ये खुशकिस्मती है दिल्ली के लोगों की, मैं कहूंगी, और ये बदकिस्मती है अजमेर और राजस्थान के लोगों की, क्योंकि जो थिएटर कल्चर है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम में गैंगटॉक, इन जगहों पे बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे अगर ओके। हम देखें तो शाम के अंदर एक ना एक स्ट्रीट प्ले या किसी ना किसी ऑडिटोरियम पे कोई ना कोई प्ले होता ही रहता है। और हम लोग ओके। यहाँ पे अजमेर में इंतजार करते हैं कब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई प्ले करेगी। तो ऐसी चीजें रहती है। तो मैं जब भी दिल्ली में थी तो पापा हमेशा पूछते थे आज कौन सा प्ले देख कर आई, अच्छा इसकी स्टोरी कौन थी, अच्छा इसके डायरेक्टर कौन थे, अच्छा कौन सा कैरेक्टर तुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। तो ये सब चीजें थी वो साइमल्टेनियसली चलती रहती थी। तो पापा मम्मी ओके। की तरफ से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट करी अपनी, और उसके बाद फिर मैं अपना एंकरिंग वाला पार्ट भी और थिएटर वाला पार्ट भी दोनों साथ साथ चलाते हुए आज इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। यस। ओके, सो यहाँ पे कमेंट आया है हिमांशु की तरफ से, वो ब्यूटी विद ब्रेन्स, ठीक है। या उसके बाद नेक्स्ट है एंकर पिया वासवानी, बोथ आर लुकिंग ऑसम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम कि जब आपने बोला कि मुझे बचपन से बना था एयरफोर्स में जाना था, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन हाँ। जब आप वो पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आप वो अपना थिएटर वाला पोर्शन पे कर रहे थे तो उन दोनों को वहां पे कि किसका पलड़ा भारी भारी है, क्योंकि आप जब बचपन से थिएटर कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप वहां पे दिल्ली पहुंचे, ठीक है, तो उस टाइम में क्या चल रहा था? उस टाइम लगा कि नहीं मुझे थिएटर ही करना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए, या फिर हमें एनएसडी जाना था, हाँ ऐसा कुछ? हाँ, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करती हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बात मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू होता उसमें भी बताई थी। और ये बात मैं हमेशा मानती भी हूँ। मतलब मेरी जो साइकोलॉजी है, मेरी जो माइंडसेट है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज फिक्स होती है कि जब भी हम बच्चे होते हैं, जब भी हम हमारी स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं, तब हमारी जो सोच का दायरा होता है वो असीमित होता है। हम बिल्कुल। इन्फिनाइट लेवल तक सोचते हैं कि आज मैं ये बन जाऊंगी, कल मैं वो बन जाऊंगी, हम ये भी कर सकते हैं। मतलब जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तब हम ये भी चेंज कर सकते हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे प्लान्स थे। जब मैं छोटी तब मुझे लगता था मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर मुझे लगा नहीं डॉक्टर वॉक्टर नहीं, नासा में साइंटिस्ट बनेंगे, फिर मुझे लगा नहीं साइंटिस्ट नहीं, या मुझे मेकअप्स बड़े पसंद थे तो मुझे लगा कि मैं एयर हॉस्टेस बनूंगी क्योंकि उन्हें ब्रांडेड मेकअप मिलता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे दिमाग में मेरे आइडियाज थे। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रही पूरे सालों तक वो थी थिएटर। तो मुझे ये था थिएटर। कि कुछ भी होगा मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे हमेशा अपनी जिंदगी में कंटिन्यू करूंगी, राइट। तो ओके। अब क्या हुआ, जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई उसके बाद मैं अपने एयरफोर्स एग्जाम मैंने दिया, एएफकेट का एग्जाम दिया मैंने, एंट्रेंस एग्जाम। तो फिर मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया था। लेकिन जब मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ तब मेरे पास मेरी डिग्रीज नहीं थी। तो इसकी वजह से ओके। मैं अपनी एसएसबी जो थी उसके अंदर क्वालिफाइड नहीं कर पाई, और मेरे पास वो जो चांस था वो निकल गया। लेकिन वो होता है ना कि आप ऑलरेडी एक ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा सक्सेसफुल मुकाम हासिल हो रहा होता है, यानी कि मेरा एंकरिंग वाला पार्ट। तो उसकी वजह से मैं काफी सेटिस्फाइड रहती थी और अपना थिएटर एंकरिंग वाला पार्ट भी इंजॉय करती थी। पैसा अच्छा खासा आ ही रहा था दिल्ली के अंदर। थिएटर मतलब आपकी हॉबी भी पूरी हो रही थी और आपकी नौकरी भी पूरी हो रही थी। तो मुझे कभी भी ये इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहा, मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई कि चलो ठीक है अगर वो नहीं हुआ तो लेट इट बी। तो ओके। ये ऐसी कहानी थी या ओके, तो सर यहाँ पे सर एंड मैम वन शाउट आउट प्लीज। हिमांशु पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। विपुल, हाय विपुल, क्या हाल है? हाय विपुल। विपुल मेरे कॉलेज में मेरा जूनियर था। हाँ, अभी विपुल से भी थोड़ी दिन पहले हमारा जो शो था अभी इस पे बात हुई थी थोड़ी दिन पहले। विपुल बहुत ही अच्छा कर रहा है अपनी फील्ड के अंदर, बॉडी बिल्डिंग यस के यस अंदर। एग्जैक्टली। हम्म। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ कि थिएटर वाला पोर्शन के ऊपर थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि अभी तक इतने कैरेक्टर निभा लिया आपने, जैसे आपने बताया कि अप्रोक्स से 50 से ज्यादा आप थिएटर कर चुके हैं, स्ट्रीट प्ले कर चुके हैं, लेकिन सब में से यस बेस्ट यस। आपको जो आपका लगा कि हाँ मुझे सबसे बेस्ट मैंने इसमें दिया, कौन सा कैरेक्टर रहा वो, कौन सा प्ले का था? आई थिंक जितने भी मुझसे जुड़े हुए जितने भी मेरे लोग हैं और हमारी कलाकार ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने मेरे कलीग्स हैं उनको इस बात का जवाब बेशक पता होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा। वो कैरेक्टर अनडाउटेडली था पांचाली।
क्योंकि वो जब कैरेक्टर मैंने किया तो मुझे लग गया था यार ये कैरेक्टर जो है ना ये मेरे लिए बना है। क्योंकि मुझे याद है बचपन से ही ना एक बार हम लोग घर पे एक पिक्चर देख रहे थे, दामिनी, ऋषि कपूर साहब की एक पिक्चर है दामिनी, आपने देखी होगी। बिल्कुल। मीनाक्षी जी जिसमें हीरोइन है, तो उस पिक्चर के अंदर ना उनका रोल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लांट स्ट्रॉन्ग लेडी का कैरेक्टर है वो। तो मैं अपने पापा को बोल रही थी, पापा मुझे जिंदगी के अंदर ना एक ऐसा कैरेक्टर निभाना है, मुझे ये ड्रीम कैरेक्टर है मेरा। तो वो जो पांचाली का जो कैरेक्टर था ना, वो बेशक हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विमेन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी का कैरेक्टर था। और जब वो कैरेक्टर मुझे मिला और ऊपर से हमारे सर का विश्वास, वो सर जो इतने फेमस है, इतने प्रख्यात है, उन सर ने भी विश्वास दिला करके मुझे वो लीड कैरेक्टर दिया। और वो कैरेक्टर बेहद खूबसूरती के साथ मैंने और मेरे साथ वाले सारे उस प्ले में जितने भी किरदार निभाने वाले जितने भी सारे किरदार थे, उन सब ने बड़ी खूबसूरती से निभाया। और वो प्ले अजमेर की हिस्ट्री के अंदर सुपर हिट प्ले रहा। मतलब आज भी लोग बाग मुझे पांचाली के नाम से ही जानते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि YouTube पे भी अगर मैं भामिनी निर्वाण डालती हूँ तो सबसे पहले पांचाली लिखा हुआ आता है। तो मेरे लिए बड़ा वो प्राउड मूवमेंट होता है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और वो कैरेक्टर जो है वो मेरे जहन में हमेशा रहता है। तो यार ओके, सो हमारे सारे व्यूअर्स से मैं बोलना चाहूंगा कि 100% एक बार आप यूट्यूब पे जाएं और भामिनी का हाँ। प्ले जरूर देखें आप। ओके, सो अगर कुछ देखा जाए कि अभी इतने सारे प्ले किए, लेकिन किसी में ऐसा हम में सारे सब में आपने लीड नहीं किया होगा, लेकिन कोई ऐसा प्ले जिसमें आप हाँ। चाहते थे कि मैं लीड इसमें हो सकती है और मैं अच्छा कर सकती थी, ऐसा कोई प्ले? अच्छा, ये भैया एक्चुअली ये हमारी दिस इज अ ह्यूमन नेचर, ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हमें हमेशा एक स्टोरी का हीरो या हीरोइन बनना होता है, राइट। और कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई साइड रोल मिल जाता है तो हम बड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये कैसा हो गया, या मतलब क्या मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, या क्या मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है। तो वो एक सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन आ जाती है, विच इज क्वाइट वैलिड ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन ऑब्वियसली मेरे साथ भी बहुत आती थी। तो मैंने क्या किया, एक बार माथुर सर से मैंने पूछा कि सर ये जो रोल है, वो स्कूल टाइम की बात है, कोई रोल था। तो मैंने सर से पूछा, सर आपने मुझे ये रोल क्यों नहीं दिया। तो सर ने मुझे बोला कि भामिनी, मैं जानता हूँ कि तुम ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, तुम्हारी आवाज बहुत बुलंद है, बहुत अच्छी है, बेस बहुत अच्छा है तुम्हारी आवाज में, तो तुम ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से कर लोगी, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन क्या तुम ये वाला जो कैरेक्टर मुझे मिला, साइड कैरेक्टर, क्या तुम ये वाला कैरेक्टर अच्छे से कर सकती हो। तो मैंने कहा हाँ, कि अगर मैं लीड कर सकती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। बोले, सनी बोला नहीं, तुम वो नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारा फोर्टे नहीं है, वो तुम्हारा जोन नहीं है। तो ओके। थिएटर में मुझे सिर्फ तुम्हारे को वो नहीं देना है जिसमें तुम्हारा कंफर्ट लेवल है, मुझे तुम्हारे को आउट ऑफ कंफर्ट देकर भी तुम्हारे को बहुत कुछ सिखाना है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर कैरेक्टर की अपनी एक पहचान होती है। और एक बार मैंने अजमेर के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी, या है आपरम संस्था, जो जब हम स्कूल के अंदर थे, जब वो लोग प्लेस कराते थे, मतलब थिएटर कंपटीशन कराते थे हर साल में एक बार। तो संस्कार अदिति स्कूल जो होता था है। वो बड़ा फेमस था। हाँ, दैट्स वेरी कूल। हाँ, आप शायद उसी में लेके गए थे प्ले, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 2 साल हो तो चुके हैं। उस टाइम पे, और हाँ अभी जस्ट मैं लेके गया था, उस टाइम मेरी स्कूल से बेस्ट एक्ट्रेस जो निकली थी। हाँ, तो हमारे स्कूल तो उसमें ये रिवाज था कि एक स्कूल अगर कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली 3 साल तक बेस्ट प्ले का अवार्ड जीतती है तो उनको जल पेजंती की ट्रॉफी दी जाती है। और आज तक के अजमेर के इतिहास में केवल वो हमारी स्कूल ही है जिसने जल पेजंती की ट्रॉफी ली है। तो ये सब जो ओके। चीजें थी ना, ये मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट देती थी कि और नहीं भानु, अपन तो इसमें कुछ जरूर बेशक बहुत अच्छा करने वाले हैं। और मैं बचपन से खुद से बड़ी सेटिस्फाई रहती थी कि हाँ, जो भी मिल रहा है उसको मुझे परफेक्टली बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना है। और मैं करती थी, कोशिश करती थी कि बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। तो या इस चीज को बचपन में पढ़ाई में कितना इफेक्ट हुआ इन ये सब चीजों का? बहुत अच्छी बात है भैया, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, पढ़ाई में कुछ अफेक्ट नहीं होता। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 24 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं। हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि, और वैसे भी मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होकर के मेरिट लेकर आ रहा है और वही एक ऑलराउंडर बन सकता है। नहीं, मैं ये नहीं मानती। मेरे साथ के आज जो मेरे क्लास के टॉपर्स थे, वो मतलब वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं जो उन्हें करना चाहिए था। तो अगर आप टॉपर हो, अगर आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो या आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। एक ओके। ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रूशल पार्ट होता है, और थिएटर उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो मेरी पढ़ाई में ऐसा कुछ अफेक्ट नहीं हुआ थिएटर की वजह से। इनफैक्ट कुछ ना कुछ अच्छा, थिएटर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है। जैसे हम लोग जब डायलॉग्स याद करते हैं तो वो उसको मेमोराइज करने के लिए हमारे पास में कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो वो ट्रिक्स अगर आप अपनी पढ़ाई के अंदर लगाओ तो आप अपनी उन चीजों को भी याद कर सकते हो, उन्हें भी मेमोराइज कर सकते हो। तो थिएटर हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल ही है। इसका कोई एडवर्स इफेक्ट आपकी पढ़ाई पे या आपकी लाइफ पे कभी नहीं हो सकता।
ओके, सो अभी अभी आपने या बोला कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए थिएटर बहुत जरूरी है, तो उस पर थोड़ी सी बताएंगे कि किस तरह से। बताती हूँ। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे को जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं या जो हमारे मम्मी पापा पढ़ाते हैं हम वो सीख लेते हैं, राइट। जब आप थिएटर करते हो, जब आप छोटी उम्र से या जिस भी उम्र में आप थिएटर करते हो, मैं इसका एक बहुत जीता ज्यादा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। हम्म। हमारे साथ में एक स्टूडेंट था, और उस जब उसने पहली बार अपना प्ले किया तब उसे एक पहरेदार का किरदार दिया गया। तो हम्म। पहरेदार का किरदार भी उसने बहुत डरते डरते और बहुत स्टेज फियर के साथ में आंखें नीचे झुका करके धीमी आवाज में उसको अदा किया। तो हमें लगता हम्म। था यार ये इसके लिए इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है वो बहुत कम है, मतलब ये नहीं कर पाएगा। हम्म। कुछ 6 या 7 साल बाद आज में पता चला कि वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छी ब्रांच के अंदर ऑफिसर बन चुका है। और वो जो ओके। ब्रांच है वो ऑफ कोर्स एक सिविलियन ब्रांच से तो बहुत डिफरेंट है। तो हमारे लिए हम्म। बहुत ही प्राउड वाली बात हुई, और उसने ये बात एडमिट करी है कि अगर मैं थिएटर ज्वाइन नहीं करता तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कभी नहीं बढ़ता। तो ओके। थिएटर जो है वो आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक क्रूशियल पार्ट इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमारे सर कहते हैं कि आप डांस अकेले कर सकते हो, आप पेंटिंग अकेले बना सकते हो, आप गिटार अकेले बजा सकते हो, लेकिन थिएटर एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप अकेले नहीं कर सकते, जिसमें आपको एक पूरी टीम चाहिए। अच्छा, मान हम्म। लीजिए अगर आप पूरी टीम साथ में ना लेकर के केवल एक सोलो प्ले कर रहे हैं, तो भी आपको स्टेज पे एक लाइट ऑपरेटर चाहिए, एक साउंड ऑपरेटर चाहिए, एक मतलब जनता बिल्कुल। चाहिए देखने के लिए, राइट। तो बिल्कुल। थिएटर इज लाइक अ फैमिली। तो जब आप सोशली लोगों के साथ कनेक्ट रहते हो तो सबको सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे हम्म। ना ऐसे करके आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपकी मेमोरीज, आपकी एक्सप्रेशंस, और आप एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व बन के उभर के निखर के आते हो। तो ये मेरे हिसाब से इसलिए बेनिफिशियल ओके, है। बहुत ही खूबसूरत हम्म। जवाब। तो अभी मैं पूछता हूँ कि जो आपने बताया कि पर्सनैलिटी वाला पोर्शन, थिएटर वाला पोर्शन एक अलग हो गया, लेकिन अब आता है एंकरिंग वाले पोर्शन पे। अगर देखा जाए, ठीक है, एंकरिंग पे पूरी की पूरी जो वहां पे ऑडियंस है बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब ऑडियंस से ऑफ आपको कोर्स, बात भी यस। करनी है, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन की आप वहां पे बोल रहे हैं, बिल्कुल लाउड बोल रहे हैं, या फिर पीछे से आवाज आ रही है, म्यूजिक व्यूजिक सब कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, अब आपको ही बोलना है और सिर्फ ऑडियंस सुनेगी, ठीक है। तो वो किस तरह से शुरुआत हम्म। से मैनेज किया आपने? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, थिएटर वालों के लिए ना एक चीज कही जाती है हमेशा से कि जब थिएटर वाले अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब वो किसी छोटे से कमरे में या किसी हॉल में, या हम लोग भी जब प्रैक्टिस करते हैं तो किसी एक छोटी सी जगह पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, दुनिया से बहुत दूर, गेट वेट बंद करके और अपने आप में बिल्कुल। इन्वॉल्व रहकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब हम लोग स्टेज पे आते हैं अपना ड्रामा लेकर के, तब वो जो हम्म। पूरा ऑडिटोरियम होता है, उन सबकी निगाहें जो होती है ना वो हम पे रहते हैं, और वो हमारे नीचे रहते हैं और हम सबसे ऊपर रहते हैं। तो बिल्कुल। एक दिन हमारा ऐसा जरूर आता है जहां हम लोग दुनिया में सबसे ऊपर रहते हैं। तो बस वही चीज मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर रखी है। चाहे वो हम्म। एंकरिंग हो, चाहे वो मेरा स्टेज का कोई ड्रामा हो, इनफैक्ट चाहे मेरी पर्सनल लाइफ भी हो। अगर मैं किसी चीज में वर्कआउट कर रही हूँ, मैं बहुत हम्म। उसमें मेहनत कर रही हूँ, हार्डवर्क कर रही हूँ, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब उस चीज का मैं बेस्ट रिजल्ट दूंगी। तो जैसे हम्म। एंकरिंग वाली आपने बात कही कि एंकरिंग और थिएटर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, लेकिन हम्म। इवेंचुअली हमें करना क्या होता है, इवेंचुअली हमें कॉन्फिडेंटली जाना होता है स्टेज पे, लोगों की आंखों में आंखें मिलानी होती है, जिस डायलॉग डिलीवरी को हम बचपन से सीखते आ रहे हैं उसे ही हम्म। कंटिन्यू करना होता है। जो ओके। सेंस ऑफ ह्यूमर हम लोग इतने सालों से इतनी सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ के, इतनी सारी मैगजीन्स पढ़ के, इतने सारे ड्रामास देख के सीख रहे होते हैं, वही लोगों पे हम्म। अप्लाई करना होता है। और थोड़ी बहुत ऑब्वियसली खुद की मेहनत भी करनी होती है कुछ पर्टिकुलर कुछ गेम्स में या कुछ दूसरे आइडियाज में। तो या ये चीजें ओके, कॉमन रहती है। तो कभी ऐसा हुआ स्टेज के ऊपर आप पहुंचे हो, ठीक है, आप हम्म। बोलना स्टार्ट हुए, अब माइक बंद हो गया, तो उस टाइम पे क्या किया आपने? ऐसा कभी कुछ हुआ है? बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब ऑब्वियसली अगर हम एंकरिंग की बात करें तो माइक बंद हो जाता है तो हम पॉज करके और अपना टाइम पूरा लेते हैं, माइक चेक कर लेते हैं और माइक को वापस कंटिन्यू कर लेते हैं। एंकरिंग में ये सब चलता है। लेकिन हम्म। थिएटर में अगर आप आपका माइक बंद हो जाता है तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी और हमारे सर एस एन माथुर सर भी, और इनफैक्ट जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ मुद्रा संस्थान वाले राजेंद्र सिंह जी, ये लोग हम्म। थिएटर मतलब प्ले शुरू करने से पहले हमारा एक सेशन लेते हैं थिएटर हम्म। एक्टिविटीज का।
उस सेशन के अंदर हमें सिखाया जाता है कि आप अपनी आवाज को बढ़ा कैसे सकते हो और कैसे उस आवाज को लोगों तक पहुंचा सकते हो। चलो यहाँ बिल्कुल। हम अजमेर की या जयपुर की बात करें तो हमारे पास माइक्स अवेलेबल होते हैं या वो माउसेज अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से हमारी आवाज दूसरों तक पहुंच जाती है, लेकिन एनएसडी के जो ऑडिटोरियम्स है वहां पे कोई माइक नहीं होते हैं, वहां पे ओके। दूर तक बच्चों की आवाज पहुंचती है। और उसका रीजन यही है कि हमें कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाती है ऐसी, जिसे जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर हम अभी बात करें तो हम आवाज जो है अपने गले से निकाल रहे हैं, राइट? लेकिन जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज जो है वो हमारे स्टमक से, हमारे डायफ्राम से निकले। उससे ओके। निकलने का जो रीजन है वो ये है कि हमारी आवाज बहुत ज्यादा लाउड निकलेगी और हमारा गला जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और डायफ्राम से निकलेगी तो ऑब्वियसली हमारे गले पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसी बिल्कुल। बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है। अगर ऐसे कोई कंडीशन होता है कि आपका माइक खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, आप अपनी आपकी आवाज इनफ है, आप उससे काम चला सकते हो। और ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे साथ नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो थिएटर में क्या होता है ना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत काम करता है। मतलब मुझे याद है एक बार हम एक प्ले कर रहे थे और उस प्ले के दौरान क्या हुआ, बाहर दिवाली का टाइम था, बाहर बहुत सारे पटाखे फूटने लगे। तो मैं और मेरे साथ में जो मेरे साथी कलाकार थे, उन लोगों ने एकदम से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया और देखा और बोला वो शादी का सीन चल रहा था। तो हमने बोला देखो शादी के सीन में सब लोग कितने खुश हैं कि बाहर सब पटाखे भी चला रहे हैं। तो वो स्टेज पे आप इम्प्रोवाइजेशन अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर भी सकते हो, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा वैलिड होना चाहिए और ओके। अच्छा मतलब लोगों की समझ में आना चाहिए। So, yeah. तो अभी आपने जैसे बताया कि थिएटर वाला पोर्शन सब जगह माइक, अगर माइक नहीं मिलता तो आपको लाउड बोलना पड़ता है आपको कोई लाइव ऑडियंस के सामने। तो Yeah. होता क्या है, अगर मान लो आपने बोला ठीक है, तो आपने ट्राई किया कि डायफ्राम से बोला, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं आपका गला इफेक्ट करता ही है, ठीक है। गला इफेक्ट करने के साथ साथ अगर आपका एंकरिंग वाला पार्ट देखे तो वहां पे आपकी आवाज ही देखी जाती है। अगर देखा जाए सबसे पहले माइक में Of आपकी आवाज नहीं course, सुनने yes, वाला है, ठीक है। तो उसको किस yes. चीज से बैलेंस किया जाए फिर, कि वहां पे आपको देखिए अच्छी मैं आवाज सब भी रखनी है, यहाँ पे लाउड भी रखनी है। हाँ, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आवाज को हम अपनी बदल नहीं सकते हैं। अगर मेरी आवाज ये ऐसी है तो मेरी आवाज बचपन से ऐसी है। ऐसा नहीं कि मैंने थिएटर करा इसलिए मेरी आवाज के अंदर बेस बढ़ गया है या किसी और रीजन की वजह से मेरी आवाज खराब हुई है। इस आवाज को, जो आवाज हमारी रहती है वो वैसी ही रहती है। कि एक ओके। टेक्निक होती है कि हम कैसी प्लेस पे कैसी आवाज को यूज कर सकते हैं। अब जब मेरे पास सारे एमिनिटीज हैं और मेरे पास मुझे अच्छा क्वालिटी का एक माइक मिल रहा है, साउंड सिस्टम मिल रहा है, तो मैं क्यों उसका यूज नहीं कर करके अपने डायफ्राम को अफेक्ट करूं, राइट? तो ओके। एंकरिंग के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास अच्छा सिस्टम होता है तो हम लोग उसका उसका यूज करते हैं। सो या ओके, सो यहाँ पे कमेंट है, प्लीज अपलोड अ इंस्टा प्रोफाइल लाइव सेशन, प्लीज अपलोड लाइव सेशन ऑन द इंस्टा प्रोफाइल। बिल्कुल प्रोफाइल पे आ जाएगा, हम दोनों की प्रोफाइल पे आ जाएगा इंस्टा सेशन, टेंशन ना लें आप। तो ओके। हाँ, हम कंटिन्यू करते हैं कि यस। अभी तक जो आपने थिएटर में सीखा उसका अगर निचोड़ देखें तो निचोड़ के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे अपने बारे में खुद पे अप्लाई करके। मैं अपने बारे में क्या बोलना चाहूंगी भैया, मैं अगर ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज करूँ ना, तो मैं ये बोलूंगी कि अ, जितना भी मैंने कुछ सीखा है वो सिर्फ किताबों से नहीं सीखा, राइट? उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और एक परफेक्ट गुरु हमारे पास में ये हम लोग की ब्लेसिंग है कि हमारे पास में परफेक्ट गुरु है जिन्होंने हमें सिर्फ थिएटर का ज्ञान नहीं दिया है, जिन्होंने हमें हमारे व्यक्तित्व का, हमारे पूरी पर्सनल लाइफ का भी ज्ञान दिया है। मतलब अगर मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी हो रही होती है तो मैं सर से जाके पूछ लेती हूँ, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सर बड़े आराम से हमें बताते हैं और ये सब करते हैं। और अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक एक चीज बताऊं तो हम एक बहुत अच्छी तरीके से चीज जानते हैं कि जो हमारा जो थिएटर का जो नाट्य शास्त्र है, भारत का जो नाट्य शास्त्र है वो 5,000 साल पुराना है। अब वो जो 5,000 साल पुराना नाट्य शास्त्र है उसको आज तक हम लोग जीवित रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बेशक हम वो सिलेक्टेड पर्सनालिटीज हैं जो इस काम को जीवित रखने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम अपने आप में बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें हमें प्राउड करना चाहिए। और अगर हम इसका एक छोटा सा लाइन अप करें ना, तो ये जो नाट्यशास्त्र होता है ये दो तरीके में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो आपके बिहेवियर को, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। और दूसरा जो होता है वो आपके डायलॉग्स, जो अनरियलिस्टिक होता है, मतलब जिसमें आप डायलॉग्स फ्रेम करते हो, जो हम स्टोरीज फ्रेम करके जो हम नाटक करते हैं। तो जो नाट्यशास्त्र आपको बोल ही रहा है कि आपको जो रियलिटी है उसको दर्शाना है, तो उसको हम और क्या रियल बनाए, राइट? तो इट इज लाइक ऑल अबाउट अस, इट इज लाइक ऑल अबाउट आवर इंडिविजुअल चॉइसेस। तो दिस इज व्हाट थिएटर इज ऑल अबाउट। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैम क्या वॉइस मॉड्यूलेशन वॉइस पिच को हाई लो कर सकते हैं क्या? शुभू 23 हाँ, पूछ यस रहे ऑफ हैं। कोर्स।
वॉइस पिच को ओके। डेफिनेटली हाई या लो कर सकते हो। और प्लीज सजेस्ट एक्सरसाइज फॉर इंक्रीज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये किन्होंने पूछा है? उज्जवल, जो उज्जवल सोलंकी। सोलंकी। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब मैं एनएसडी के अंदर गई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हम्म। अंदर, तो वहां पे कोर्स किया जाता है। अ, मतलब वर्कशॉप के अंदर एक सेशन लिया गया था, एक कोर्स लिया गया था। हम्म। उस कोर्स का नाम था इमेजिन योर आइडेंटिटी। ठीक है। हम्म। तो उसमें क्या किया जाता है, ये आप एक एक्सरसाइज, ये आप इसको चाहें तो आप इसको घर पे दोहरा सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि आप अपने पास में एक ब्लैंक पेपर और कुछ कलर्स रखिए, क्रेयॉन्स जिसे हम कहते हैं ना, कुछ वो रख के बैठिए और अपनी आंखों को हम्म। बंद कीजिए। आप अपनी आंखों को बंद करने के बाद आप ये सोचिए कि जब मैं छोटा था, तब मेरी जिंदगी के अंदर एक एस्पिरेशन थी कि ये मुझे किसी भी कंडीशन पे पूरी करनी ही है। तो हम्म। वो जो चीज थी या वो जो मुद्दा था जो आपको पूरा करना है, वो क्या था और वो कितना खूबसूरत था। उसके लिए आपने क्या क्या कोशिशें करी जो नाकाम हुई या जो सफल हुई। तो ऐसी वो सारी चीजों को आप आंख बंद करके इमेजिन कीजिए और अपने हम्म। हाथों में उस किसी भी एक क्रेयॉन को उठाइए बिना देखे हुए और उसे आप ड्रॉ कीजिए। अगर मुझे पहले पता होता तो डेफिनेटली मैं आपको मेरी वाली ड्राइंग दिखाती। अब मैं आपको बताती हूँ हम्म। मैंने उस ड्राइंग में क्या बनाया था। मैंने उस ड्राइंग में बनाया था कि हम्म। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, जैसे रोमन और ग्रीक ऑडिटोरियम जो हुआ करते थे। तो वो कैसे हम्म। होते थे कि चारों तरफ लोग बैठे हुए और बीच में एक डिग टाइप होता है, खड्डा ओके। टाइप, जिसके अंदर एक स्टेज बना हुआ होता है, हम्म। राइट, जिसके चारों तरफ लोग देखते हैं। तो मेरा सपना यही था बिल्कुल। कि मुझे एक ऐसे रोमन या ग्रीक ऑडिटोरियम के अंदर मैं बैठी हुई हूँ, स्टेज पे कोई भी नहीं है, कर्टन हम्म। खुलता है और मैं आती हूँ और मैं उस हम्म। स्टेज पे अकेली हूँ और मैं अपना ड्रामा कर रही हूँ। तो ये मैंने उस टाइम पे ड्रॉ किया था, तो वो मेरी इमेजिनरी पावर थी। तो ऐसी बहुत हम्म। सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिन्हें हम लोग इंक्रीज करके या जिन्हें हम लोग अप्लाई करके अपनी इमेजिनरी पावर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये आप एक कर सकते हैं। ओके। और भी तो बहुत यहाँ पे सारे। क्वेश्चन है, निधि, नहीं मैम, लाउडनेस ऑफ साउंड डिफरेंट बट पिच ऑफ साउंड बोथ आर डिफरेंट। आई अंडरस्टैंड आई एम लाउडनेस, मैं चिल्ला रही हूँ। यस, हाँ, अगर मैं चिल्ला रही हूँ तो वो पिच नहीं है, राइट। अगर मुझे अपनी आवाज को बढ़ाना है या मुझे, जैसे अभी मैं और निखिल भैया बात कर रहे हैं, हम बहुत प्रैक्टिकली बात करते हैं। मैं और निखिल भैया बात कर रहे हैं, हाँ निखिल भैया कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा, ऐसा हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से मैंने अपनी पिच को बढ़ा दिया क्योंकि मुझे कुछ एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात पता चली। तो ये हम्म। आपके हाथ में होता है, लेकिन जो लाउडनेस होती है आपकी आवाज की, वो उसको आप लोग मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए साउंड का पिच, पिच इज लाइक, एक होता है जैसे आपने सुना होगा ओपेरा सिंगर, अगर मैं बताऊं मेरी साइड से पिच वाला पोर्शन को एग्जैक्टली, देखा है। यस यस यस। एक ओपेरा सिंगर का हम्म। देखेंगे तो ओपेरा सिंगर का पिच इतना ही होता है, शी कैन ब्रेक अ ग्लास, दैट इज कॉल्ड पिच। या। अभी एक, हम्म। और एक बच्चे की आवाज, जब बच्चा जब रोता है तो हमारे कान में वो चुभता है, ठीक है, जब बच्चा चिल्लाता है तो वो हम्म। पिच हाई होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कान में आप लोगों की आवाज शायद नहीं चुभ रही है, आराम से आप सुन पा रहे हैं, हम्म। तो दैट इज डिफरेंट। ठीक है, अगर आप अपने अपने हम्म। जो वोकल कॉर्ड्स है उसको सुकोड़ लोगे, थोड़ा सा टाइट कर लोगे, तो आपकी आवाज हाई पिच पे जा सकती है। अगर थोड़ा फैला लोगे आप तो वो चेंज हो सकता है। ऐसे आप मेरे ख्याल से चेंज कर सकते हो अपने पिच को। बिल्कुल सही बात बोली है भैया आपने। और मैं एक चीज, और आप जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स हैं इन सबको बता देती हूँ। अभी तक आप लोग या हम लोग यही सोचते आते थे कि थिएटर क्या होता है कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है, उसको हमने पढ़ा, स्टेज पे जाके उसे परफॉर्म कर दिया। अगर हम थिएटर की बात करें तो थिएटर इतनी वाइड है, इतनी बड़ी है, उसकी जो थ्योरी है वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर हम उसे पढ़ने बैठे तो वो बहुत कुछ हमें सिखाने को, सीखने को हमें उससे मिलता है। जैसे हमारी जो माइथोलॉजी, अभी हम लोग रामायण और महाभारत में जो देखते हैं वो सिर्फ उसका वन हम्म। फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। जो रामानंद सागर की जो रामायण है वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन वो असल रामायण का सिर्फ वन फोर्थ पार्ट है। अगर हम हमारे पुराणों को देखें तो वो बहुत बड़े हैं, बहुत वाइड है और उसकी हर एक कहानी है। वैसे ही थिएटर जो है वो अलग अलग, जितने भी हिस्टोरियंस थे उनके हिसाब से उनके अलग अलग रायों से बनाया हुआ है। तो उनकी हिस्ट्री जो है वो सबकी बहुत अलग अलग है। ओके, प्लीज तो सजेस्ट यहाँ सम पे आया है वोकल एक्सरसाइज। वोकल एक्सरसाइज, और हिंदी डिक्टेशन को कैसे अच्छा किया जाए, ओ, बिगिनिंग इसका सिर्फ कैसे एक करें। ही, मैं बहुत अच्छी, इसका सिर्फ एक ही मात्र आपके पास में इलाज है, वो ये है रीडिंग। आप जितनी रीडिंग करोगे उतनी अच्छी आपकी हिंदी हो सकती है। वन सेकेंड, एक एक क्वेश्चन हमारे पास में है। अम, एंकरिंग करते वक्त आपके साथ कुछ ऑकवर्ड मोमेंट होते होंगे, तो वो आप कैसे इम्प्रोवाइज या उससे कैसे डील करते हैं।
यस यस ओके, एक सेकंड, हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। सबसे पहले जो हिंदी डिक्टेशन वाली बात है उसका मैं बता देती हूँ कि रीडिंग इज द ओनली ऑप्शन जिससे आप अपनी हिंदी को या आपकी इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को ठीक कर सकते हो। आप बहुत रीडिंग करो और उससे आप अपनी लैंग्वेज पे वर्कआउट कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज ये है कि हमसे पूछिए वोकल एक्सरसाइजेस के बारे में। तो सबसे बेसिक वोकल एक्सरसाइज की जो है वो यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप जो भी बोल रहे हो वो अपने डायफ्राम से बोल रहे हो। सबसे अच्छा एक एक्सरसाइज होता है, आपको क्या करना होता है, अगर आप हम लोग हिंदी वर्णमाला या हिंदी डिक्शनरी की बात करें तो जो जिन वर्णों का उच्चारण सबसे पहले सबसे कॉमन किया जाता है वो आ ओ ए जो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं वो उससे होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह के वक्त थोड़ा सा वर्कआउट करने, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद में सीधे खड़े होना है, खाली पेट, पेट में आपने पानी भी नहीं पीना होना चाहिए और आपको अपने स्टमक के अंदर प्रेशर फील करते हुए अंदर से हो, हा, हे, ये इन तीनों शब्दों का जो है वो उच्चारण करना है और तेज तेज करना है। और आपको अपने स्टमक पे हाथ लगा के देखना है कि वो जब 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 आप इनको वर्ड को बोल रहे हो तब वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो ये इससे करने से क्या होता है, आपकी आवाज जो है वो क्लियर और डायफ्राम से बोलने की आपको आदत शुरू हो जाती है। हाँ, अब बात थी एंकरिंग तो करने वाले की। एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया है जो अभी आप इमेजिनेशन से रिलेटेड आया था, उसमें लिखा है सपनों को ड्रॉ करना है क्या, जो आपने इट्स ड्राइंग नॉट ओनली अबाउट ड्रीम। ऐसा कोई देखिए, इमेजिन हम क्या करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, ठीक है, या तो जो हम करना चाहते हैं वो हमारे इमेजिनेशन के अंदर होता है, या इमेजिनेशन वो होता है जो हम खुद बनाते हैं। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर पर्सनालिटी। अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव है तो आप अच्छे इमेजिनेशन बनाएंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा डर है, किसी चीज के छूटने का, किसी चीज को पाने का, तो आप वो ड्रॉ करोगे। तो कोशिश करो कि आप कुछ अच्छा ड्रॉ करो ताकि वो आपको, जैसे मैंने जो जिस ड्राइंग की बात करी कि मैं उस थिएटर पे हूँ, वो ड्राइंग पिछले करीब 9 या 10 साल पुरानी है, लेकिन वो मैंने आज तक रख रखी है और जब भी मैं उसे देखती हूँ तब मेरे अंदर से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार ये अगर अपन ने करा था तो अपन ने कुछ सोच समझ के किया होगा और इसे अपन कभी नहीं बिल्कुल छोड़ेंगे। तो इट्स अबाउट बिल्कुल योर इमेजिनेशन, इट्स अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी टू। ओके, ओके। तो अभी कॉम्प्लिकेटेड के क्वेश्चन पे आते हैं हम। एंकरिंग कोड करते वक्त मूवमेंट। आपके साथ कुछ, यार देखो, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। ए कॉम्प्लिकेटेड का ये सवाल है, अच्छा। सो चाहे एंकरिंग हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे आप हम्म डॉक्टर हो, दुनिया का ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जहां पे आप 100% परफेक्ट होंगे या 100% इम्परफेक्ट होंगे, राइट। अगर आपके हम्म साथ में कुछ हो रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ में एंकरिंग करते वक्त हो रहा है। अगर आपके साथ में कुछ एंकरिंग करते वक्त भी कुछ ऑकवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो ठीक है यार, वो हो गया, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो मैं उन चीजों को लेट गो करती बिल्कुल हूँ, इट्स ओके, हो गई हो गई। आप आगे क्या होने वाला है वो हमारे हाथ में, तो चलो उस पर प्रैक्टिस करते हैं। सो या ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे एंकल लोगों विशाल हाय बोला अरोड़ा, है, हेलो बोला है, तो सबको एक बार हाय बोल दें हाय आप। गाइस, हाय और हाय हाय गौरव पूछ रहे हाय हैं कलामपुर की बेस्ट मेमोरीज बताएं, और आरजे आईडी हमारे साथ जुड़े हैं। हाय भैया, क्या हाल है? हाय सर। हाँ, ओके, कलामपुर की सो बेस्ट मेमोरी। कलांकुर की, हाँ तो कलांकुर, अगर हम कलांकुर की बात करें तो कलांकुर एक ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा नहीं है, हमारे लिए इट्स लाइक अ फैमिली। कि हम अपना जो दिनचर्या जो होता है उसमें सुबह से लेकर शाम तक ये काम करते हैं, तो वो हमारे दिनचर्या का, हमारे पूरे दिन के स्केड्यूल का एक पार्ट है कि इतने 5 बजे 4 बजे हमें कलांकुर जाना है तो जाना ही है। उसके ओके। अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कलांकुर जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है जिसे हमें पूरा करना है। अच्छा, अब इसकी जो बेस्ट मेमोरीज है वो ये है कि मैं कभी जज ही नहीं कर सकती कि कौन सा दिन उसमें अच्छा था या कौन सा दिन बेकार था, क्योंकि हम सारे दिनों को इतना एंजॉय करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और हर दिन, हर पल, हर सेकंड हमें कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ खूबसूरत सीखने को ही मिलता है। तो आई मिलता थिंक है। कलांकुर बहुत खूबसूरत है। और जितने भी प्लेज होते हैं उससे पहले एक रिहर्सल वाले दिन हम लोग जवाहर रंगमंच या जिस भी ऑडिटोरियम में हमारा प्ले होता है उसमें जाते हैं। तो उस पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, थोड़ी सी टेंशन होती है प्ले की, थोड़ा सा एंजॉयमेंट होता है, तो वो सब एक बड़ी मिक्स्ड फीलिंग होती है और सब कुछ बड़ा खूबसूरत होता है। ओके। ओके, सो इमेजिनेशन में लॉजिक होना जरूरी है क्या? आई थिंक इमेजिनेशन में कोई लॉजिक नहीं होता। आप ये भी सोच सकते हो आज यहाँ बैठे बैठे कि मैं चाइना घूम के आ रही हूँ, तो वो मेरी इमेजिनेशन वाली पार है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। इमेजिनेशन में लॉजिक होना कोई जरूरी नहीं है। ओके, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैम, मैं मैम, साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी में एमए कर रहा हूँ। लैंग्वेज सीखने के लिए एनवायरनमेंट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है rather than प्रैक्टिस। मींस जॉन लॉक
ने 70% एनवायरनमेंट को बताया है, 75%। यार मैं एक वही चीज है, डिफरेंट साइंटिस्ट पीपल हिस्टोरियंस इन सब की डिफरेंट थ्योरीज होती है, राइट। हमें जो जिन हमारे जो थिएटर के बैकग्राउंड से अगर मैं चीजों को देखूं, थिएटर को बेस बना के अगर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरी है उस लैंग्वेज को पढ़ना। अब हो सकता है, हाँ, ये अगर आप जिनकी बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये बोला है कि एनवायरनमेंट बहुत जरूरी पार्ट है, तो हाँ, हो सकता है एनवायरनमेंट भी जरूरी पार्ट है। लेकिन जब तक आप उस चीज को उठाएंगे नहीं, जब तक आप उस किताब को खोलेंगे नहीं, उसकी जानकारी नहीं लेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप किसी और चीज को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये सबकी अलग अलग थ्योरीज होती है। कॉम्प्लिकेटेड कह रहे हैं, फोर का मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके लिए स्टेज क्या है? ओके, सो मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत छोटी उम्र में एक चीज क्रैक कर ली थी। जैसा कि आपको भी पता है, विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छी बात कही, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर द एक्टर्स। तो बस वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि जो पूरी दुनिया है ये एक स्टेज है। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, हम हमारा एक रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे बात करके, और हमारी कोशिश ये है कि इसे हम बखूबी प्ले करें। आज मैं खाना बना रही हूँ, वो मेरा रोल है जिसे मैं प्ले कर रही हूँ। तो मेरे लिए स्टेज जो है ना, ये पूरी दुनिया स्टेज है मेरे लिए। यहाँ पे मुझे अपना एक रोल प्ले करना है, और कोशिश करते हैं कि हमारा जो किरदार हो वो पॉजिटिव किरदार हो, नेगेटिव नहीं हो। तो दिस होल वर्ल्ड इज अ स्टेज फॉर मी। मतलब राजेश खन्ना साहब की एक पिक्चर में उनका डायलॉग था, ये दुनिया रंगमंच है साहब, और हम और आप इसके किरदार हैं। तो बस वो चीज, वो जो थ्योरी है वो बहुत सही है। मतलब दिस लाइफ, ये जो पूरी जिंदगी है ना, जिंदगी में अलग अलग कलाकार आते जाएंगे जाते जाएंगे, तो दिमाग में ये रखना है कि यार इनका सीन खत्म हो गया है, अब ये लोग बैक स्टेज पे हैं और हमारा सीन चल रहा है, हम लोग फ्रंट स्टेज पे हैं। कभी हम लोग सेंटर स्टेज पे जाएंगे, कभी लेफ्ट स्टेज पे जाएंगे, कभी एप्रॉन पे आएंगे, कभी डाउन स्टेज पे जाएंगे, कभी अप स्टेज पे जाएंगे। तो ये सब पूरी जिंदगी जो है ये एक हम लोग स्टेज की तरह निभाते हैं। ओके, प्रशांत कह रहे हैं मामी लव योर वॉइस या ऑब्जर्वेशन। थैंक यू प्रशांत। जो सुन के पूछ रहे हैं ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज बताती हूँ। देखो, ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज के भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो निखिल भैया आपने और हमने भी साथ में करी हुई है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारी मेमोरी का स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज यही है। तो इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको 2-3 बताती हूँ, आपको जो भी मतलब आप बारी बारी से कर सकते हैं। बाकी साइड में द हार्ट्स आर फ्लोइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल। सो क्या करना चाहिए, सबसे पहला क्या करो, एक टेबल लो, उस टेबल पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख दो, और या फिर किसी से रखवा लो, आप खुद मत रखो वरना आपको पता रहेगा, और उसे एक कपड़े से ढक दो। फिर बैठो आराम से, अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन लो, उस क्लॉथ को हटाओ, और 10 सेकंड के अंदर उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक बार देखो कि सारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उसे वापस ढक दो। मेमोराइज करो कि जितने ऑब्जेक्ट्स आपने ऑब्जर्व किए थे वो कौन कौन से थे, और उन्हें लिख डालो, और बाद में उन्हें चेक करो कि ये सही थे या नहीं थे। तो ये एक तरीके की एक्सरसाइज है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है वो होती है मिरर एक्सरसाइज। सपोज मैं और आप एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, ऐसे जो एक्शन में रिपीट करती हूँ आपको मेरी मिरर इमेज बन के वही एक्शंस को रिपीट करना है। तो ये अगर आप करेंगे कोऑर्डिनेशन के लिए थोड़े टाइम तक, तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज है। दूसरा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पटाखों वाला, पटाखे चल रहे थे तो हमने फटाफट से बोल दिया शादी की खुशी में पटाखे चल रहे हैं, राइट। तो अगर हम लोग वहां पे गुमसुम सा चेहरा नीचे करके कुछ वियर्ड एक्सप्रेशन दे देते तो लोगों को पता पड़ जाता कि यही हो रहा है, मतलब इन लोगों के साथ कुछ घटना हुई है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप क्या करा करो, अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर के एक ग्रुप एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 आप नंबर डिसाइड कर लो, और पांचों नंबर्स के ऊपर कुछ ना कुछ जेस्चर्स डिसाइड कर लो, और किसी भी एक को होस्ट बना दो, और वो पांचों नंबर से में से कोई सा भी एक नंबर बोलेगा और आपको वो जेस्चर्स जो है वो कॉपी करने। तो ये रैंडमली जब भी चलता जाएगा वो जेस्चर फास्ट फास्ट होते जाएंगे। तो ऐसे बहुत ढेरों एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप अपने थिएटर एक्सरसाइजेज या गूगल करें इन सब चीजों को, तो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज। ओके, समर कैंप में मेरे साथ सही
शुभू पूछ रहे हैं, बच्चा बुक नहीं खोलता बट मारवाड़ी बोलना सीख जाता है। आई डोंट नो इसका क्योंकि मतलब क्या है। मैं बताती हूँ, हाँ, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि लैंग्वेज पे कमांड है, तो ओके। ऑब्वियसली जिस अच्छा, इन्होंने ये बोला था कि हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो लैंग्वेज जो होती है वो कैसी हो रही है। हाँ, बिल्कुल हम्म। सही है, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि देखिए, बड़ी कॉमन सी बड़ी छोटी सी चीज है कि मारवाड़ी हमारे घर में बोलचाल में आ रही है, इसलिए हम वो सीख गए, है ना, क्योंकि वो बच्चा है, उसने बुक नहीं खोलना आती है, वो सीख गया। मैं किसी लैंग्वेज पे कमांड की बात कर रही हूँ। आपको मैं एक चीज और बता दूं, मारवाड़ी जो है ना, वो जो हम घर में बोलते हैं या वो जो बच्चा वो बोल रहा है, वो प्रॉपर मारवाड़ी थोड़ी ना है। उस मारवाड़ी पे भी उसको कमांड करने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके डीप तक जाना पड़ेगा। तो कोई भी बिल्कुल। लैंग्वेज ऐसा हो जिसको पे आपको कमांड चाहिए, तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो हाँ, एनवायरमेंट वाली बात आई एम ओके विद इट, बट कमांड जब आपको चाहिए कि हाँ, परफेक्शन जब आपको चाहिए उसकी ग्रामर पे, उसके फिजिकल अप्रोच पे, तो आपको उसे पढ़ना ही पड़ेगा। सो ओके, नेक्स्ट है उज्जवल सोलंकी पूछ रहे हैं, एक्टिंग क्राफ्ट के बारे में कुछ बताएं एंड हाउ टू इम्प्रूव इट एंड एक्सरसाइज आल्सो। एक्सरसाइजेस हमने अभी बहुत सारी डिस्कस करी है यहाँ पे, और जैसे कि मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बताती हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको वाकई में एक्टिंग में इंटरेस्ट है, आपको वाकई में थिएटर में इंटरेस्ट है, तो आप किसी बुक स्टोर पे जाके बुक खरीदिए। अगर बुक भी नहीं खरीदनी तो गूगल पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेस मिलेंगे। मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे इंडियन स्क्रिप्ट के अंदर जो सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट लगती है वो मिस्टर गिरीश कर्मठ की लगती है। और एक अंधाधुंध प्ले है जो बहुत फेमस प्ले है, अगर आप लोग चाहें तो वो जाके पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे मारवाड़ी, हमारे अजमेर के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि यहाँ के सर, हमारे सीपी देयल सर, जो कि पद्मश्री विजेता हैं, उनकी एक पोयम है पागी। उस पागी को जब हम 12th क्लास में थे, तब हमने उन पोयम का कैरेक्टराइजेशन किया था। उस पोयम पे हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, नाटक किया था, जिसे हमने नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया था। तो नृत्य नाटिका जो होता है वो थिएटर के अलग अलग पार्ट्स में से एक पार्ट होता है। तो वैसे ही अगर आप लोग चाहें तो उन पोएम्स को पढ़िए, उन स्क्रिप्ट्स को पढ़िए। जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना आपको पता पड़ेगा। और आपको एक बेस्ट चीज और बताती हूँ, केवल एक थिएटर की स्क्रिप्ट ही ऐसी स्क्रिप्ट होती है जहां पे आपको हर सीन में, हर लाइन में, हर कैरेक्टर में उस पर्टिकुलर चीज का डिस्क्रिप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक स्क्रिप्ट को हम लोग खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है शाम के 6 बज रहे हैं, मंद अंधेरा है, एक कुर्सी लगी हुई है, एक टेबल लगी हुई है, पास में पानी की एक मटकी है। तो ये सब चीजों का जो एनवायरमेंट है ना, ये अपने आप बन जाता है, हमें कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यू रियली नीड टू रीड लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, लॉट ऑफ पोएम्स, और जो भी लिटरेचर में जिन भी चीजों में आपको इंटरेस्ट है, आप वो चीजें शुरू करिए पढ़ना। फिर आपको धीरे 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 धीरे, ऑफकोर्स ये एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखा रही है, तो इसको सीखने में भी आपको थोड़ा बहुत वक्त लगना जायज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गौरव इसमें बता रहे हैं, समर कैंप में मेरे सारे सही हुए थे उस एक्सरसाइज में। ओके। एंकरिंग में स्क्रिप्ट जरूरी होती है, जरूरी ही है, पर कभी कभी स्पॉन्टेनियस होना जरूरी होता है। तो स्क्रिप्ट और स्पॉन्टेनियस होना किस तरह से ये दोनों चीजें की जा सकती हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप भी एक एंकर है निखिल भैया। मुझे नहीं लगता कि आपको एंकरिंग करने के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल। किसी भी चीज के लिए आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट कभी चाहिए ही नहीं। आपका जो इतने सालों से आप सीखते आए हो ना, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपकी थिएटर नॉलेज काम में आती है। जो आप इतने सालों से सीखते आए हो, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इन सबको मेल जोल करके एक अच्छा एंकर होने की क्वालिटी, सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? एक अच्छा एंकर होने की क्वालिटी ये होती है कि जो आप बोलने वाले हो ना, वो आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाए और आप उसको बोलते हुए हम्बल नहीं करो, राइट। तो सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है एक अच्छे एंकर की, वो यही होती है कि वो उसको पता है कि उसे क्या बोलना है, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत कॉमन सी चीज है कि आपको किसी स्क्रिप्ट की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ओके। एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए बैक स्टेज कितना जरूरी है, हिमांशु पूछ रहे हैं। ओह, दैट्स सो अमेजिंग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ। थिएटर सिर्फ स्टेज पे आके एक्टिंग करना नहीं होता है। थिएटर की और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। आप कई बार लाइटिंग संभालते हैं, कई बार आप साउंड संभालते हैं, कई बार आप प्रॉप संभालते हैं। मतलब मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं बहुत सारे लीड रोल्स को प्ले करने के बाद भी
कई बार मैंने प्रॉप डिजाइनिंग करी है कि मैं प्रॉप कैसे बना सकती हूँ उस प्ले के अंदर, और कैसे हम लोग उस प्ले का जितना भी सेट डिजाइनिंग करी है हमने। तो थिएटर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। केवल स्टेज पे आके डायलॉग्स बोलना या ड्रामा करना, एक्सप्रेशन दिखाना, ये थिएटर का पार्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा मैनेजमेंट होता है जो थिएटर के एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। ओके तो बैक स्टेज पे आप रह फिर करके अपने हम्म हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं बैक कुछ भी स्टेज पे बोलने आप वाला रह था। करके, हाँ नहीं चल रहा है, बैक स्टेज पे आप रह करके अपने जितने भी जो साथी कलाकार हैं उन्हें उनकी प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं, उन्हें बहुत सारी अलग अलग चीजें बता सकते हैं। सो या बहुत सारा वर्क ओके, होता है थिएटर की, अगर हम बात करें तो। तो अभी ये प्रॉम्प्टिंग के बारे में हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नहीं मैम, मैं आपसे हम्म काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट हम्म साइकोलॉजी स्टूडेंट आई फाउंड सो फाउंड मैनी इन कॉमन इन थिएटर एक्सरसाइज बिकॉज दे आर हम्म सम व्हाट डिपेंड ऑन साइकोलॉजी। डेफिनेटली थिएटर बहुत हद तक साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, और इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अजमेर के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी पे जिन्होंने सबसे ज्यादा प्ले लिखे हैं राजस्थान के अंदर, वो थे मिस्टर मनोहर वर्मा। और उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे सबसे ज्यादा प्लेज लिखे हैं, और उनके प्ले में फॉर्चुनेटली मुझे भी काम करने का मौका मिला, उनके साथ बैठ के काम प्लेज लिखने का भी मौका मिला है। सो या ये बहुत सही बात है, साइकोलॉजी जो है वो थिएटर से काफी हद तक सिमिलर है। सो मैं ओके, आपसे सहमत हूँ इस चीज में। आपने कितने साल थिएटर किया है? मैंने प्रोफेशनल थिएटर की अगर मैं बात देखो, जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तब हम थिएटर करते आते होते हैं, तो मैंने थर्ड क्लास से अपना थिएटर जर्नी जो थी वो स्टार्ट किया था। और तब से लेकर अभी तक इट्स बीन लाइक मोर देन आई थिंक 19 to 20 years, 18 to 19 years, या। ओके, बट योर वॉइस इज वेरी एन्चांटिंग। ओके, कुणाल धवन कह रहा है हाय दी, थैंक्स फॉर हाय। अमेजिंग, थैंक यू अमेजिंग। हे निखिल भैया हाय, और एंकरिंग गाइस, वी आर एंजॉयिंग योर कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच पिया। ओके, तो थैंक यू अभी पिया। आपने बात की थी बैक स्टेज के बारे में। बैक स्टेज में एक छोटी सी आपने भी एक वर्ड यूज किया था, प्रॉम्प्टिंग। व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग? देखो, प्रॉम्प्टिंग वो होती है जिसपे वो कलाकार सबसे ज्यादा डिपेंड रहते हैं जिन्हें मेमोराइज करने में दिक्कत होती है। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? जब भी हम कोई प्ले कर रहे होते हैं तो हमारे साथ में एक प्रॉम्प्टर पीछे बैक स्टेज पे या तो लेफ्ट विंग पे या राइट विंग पे, मोस्ट प्रोबेबली राइट विंग पे लगाया जाता है। जिससे क्या होता है, हमारा जो हम कोई डायलॉग बोल रहे होते हैं, वैसे तो आजकल जो जमाना हो गया है वो थोड़ा रिकॉर्डेड प्लेस करने का हो गया है, लेकिन जब पहले के जमाने में प्लेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, जब पहले हम लोग लाइव प्ले किया करते थे, तब अगर बाय चांस हम लोग कोई डायलॉग भूल रहे तो पीछे एक प्रॉम्प्टर खड़ा होता था जो हमें वो डायलॉग का आगे का पार्ट जो था तो वो बता देता था, और वो प्ले में आराम से सब कुछ कंटिन्यूसली चलता था। तो प्रॉम्प्टर का एक प्ले में होना उस वक्त पे, इनफैक्ट अभी भी कई जगहों पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लाइक प्रॉम्प्टर इज चीटर, चीटर चीटिंग कराने वाला। नहीं, एक्चुअली अगर हम बात करें तो जैसे हम मूवीज की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कितने कितने टेक्स लेने के बाद में एक परफेक्ट शॉट आता है, कुछ 3 मिनट या 4 मिनट का। तो हम तो हम्म, 1.5 2 घंटे के प्ले करते हैं रेगुलर, मतलब कंटिन्यूसली। तो उस दौरान अगर कुछ एक आध जगह अगर गलती हो भी जाती है तो वो बिल्कुल जायज बिल्कुल होती है, तो उसे बिल्कुल जाने बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल। अभी जैसे अभी आपने बताया इतनी सारी चीजें, लेकिन एक मेरे को ये लगता है कि एक जो उच्चारण वाला पोर्शन देखें, अगर आप एंकरिंग भी कर रहे हैं या फिर आप थिएटर भी कर रहे हैं, वहां पे आपका उच्चारण, तो उसको किस तरह से इम्प्रूव बहुत किया जाए क्रूशल या है। फिर कैसे कैसे चालू किया जाए? हम्म। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर जब भी हम लोग कोई प्ले करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले हम्म हम सब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, हम हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, कलांकुर की भी, रंग मंडल की भी, तो हमारे सर हमें एक स्क्रिप्ट दे देते हैं। वो जो स्क्रिप्ट होती है वो पूरी स्क्रिप्ट हर एक कैरेक्टर को जो कि उस प्ले के अंदर होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। हम्म अब क्या होता है, जितने बच्चे उस प्ले के अंदर होते हैं, जितने कैरेक्टर्स उस प्ले के अंदर होते हैं, चाहे उसका 5 मिनट का रोल हो चाहे 1 घंटे का रोल हम्म हो, उन सारे बच्चों को वो सारी स्क्रिप्ट को शुरू से लेकर एंड तक रोज हम्म कम से कम 15 या 20 दिन तक पढ़ाया जाता है। उन ओके 15 या 20 दिनों के दौरान आपका उच्चारण, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, और भी बहुत कुछ चीजें जो होती है, मतलब कुछ हमें कंफ्यूजन होता है किसी वर्ड को लेकर के या कुछ भी, वो सब वहां पे सिखाया जाता है। तो हम्म 15 या 20 दिन जो होते हैं आपके किसी भी प्ले के, वो शुरुआत में ही आपको सबसे पहले सिखा दिया जाता है कि आपको उसका उच्चारण कैसे करना है। अच्छा, अब ओके अगर मैं बात करूं कि हमारी डेली लाइफ, मतलब इसको हम लोग साइड में रखें, हमारी
स्क्रिप्ट को और हम डेली लाइफ में हमारे उच्चारण को कैसे सुधार सकते हैं। सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रीडिंग एंड करेक्शन, रीडिंग एंड करेक्शन, दैट्स इट। ओके। अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो अगर हम लोग फोनेटिक्स पढ़ते हैं, राइट, तो उसमें हमें यही सिखाया गया है कि अगर आपकी स्पेलिंग सही है और आपने फोनेटिकली उसको करेक्टली लिखा है तो आप उसे कभी गलत पढ़ ही नहीं सकते। ओके। सो उज्जवल पूछ रहे बुक पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है तो क्या करें, पर प्लीज देखना और वीडियोस देखना अच्छा लगता है। तो फिर आप सीखोगे तो सही, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे सीखोगे। जो कुछ सीखने शुभ के लिए पूछ रहे मेहनत हैं, थोड़ी सी करनी पड़ेगी। शुभो 23 पूछ रहे हैं, मेरे को शाहरुख खान सर की एक्टिंग बहुत पसंद है बिकॉज उनका अंदाज एंकरिंग बहुत एंकरिंग बहुत अट्रैक्टिव है। पसंद है। हाँ, एंकरिंग एंकरिंग कब की उन्होंने मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ। कोई अवार्ड अंदाज शोज बहुत में होस्ट वगैरह हम। अट्रैक्टिव है और वो मेरे बेस्ट एक्टर भी हैं। ओके। बिल्कुल सही बात है यार, शाहरुख खान सर के एंकरिंग के साथ साथ मुझे पसंद है उनका विटी सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब ही इज वेरी गुड इन आंसरिंग द क्वेश्चंस, तो वो बहुत अच्छी चीज उनमें मुझे लगती है, तो ये बहुत सही चीज है। ऑफ कोर्स सबकी अपने अपने पर्सनालिटीज होती है, पसंद होती है, तो हाँ शाहरुख खान सर को पसंद करना वाकई में एक बहुत ही अच्छी चीज है। ओके। तो मैं अब हम्म। अपने क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा कम करते हैं, मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछा, अभी यस आपने यस यस। बताया थे कि कलांकुर रंगमंडल, तो उस कलांकुर रंगमंडल के बारे में कुछ बताएं। कलांकुर, सबसे पहले मैं कलांकुर के बारे में बताती हूँ, फिर मैं रागमंडल के बारे में बताऊंगी। कलांकुर जो है वो राजस्थान का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि गंधर्व महाविद्यालय से एसोसिएटेड है। अब वो गंधर्व महाविद्यालय से एसोसिएटेड है इसलिए ही नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो म्यूजिक को लेकर के हो, चाहे वो सिंगिंग को लेकर के हो, चाहे वो कथक, मतलब ओनली ट्रेडिशनल एक्टिविटीज लाइक फोक हम्म। एक्टिविटीज और ये सब हम्म। एक्टिविटीज, क्लासिकल एक्टिविटीज, ये सब चीजें की ओके। जाती है। अब 2011 के अंदर हमने एक प्ले किया जिसका नाम था पांचाली, जिसकी मैं बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। उस पांचाली के हम्म। बाद कलांकुर रंग मंडल की स्थापना की गई। रंग मंडल में सिर्फ नाटकों की बात की जाती है, सिर्फ नाटक उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और हम्म। रंगमंडल जो होता है वो एक बहुत ही खूबसूरत, उस कलांकुर का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, जिसमें हम सब कलाकार जो है अपने प्लेस जो है, अपने थिएटर जो है उसको, उसकी शिक्षा को और उसके प्रैक्टिकल नॉलेज को हम लोग अकम्प्लिश करते हैं। और मेरे ख्याल से रंगमंडल को भी अभी 8 इयर्स हो गए हैं, और सर हमारे जो सर हैं एस एन माथुर सर, वो रंगमंडल के डायरेक्टर हैं। सो या रंगमंडल बड़ी ही खूबसूरत चीज है, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो या ओके। सो एक क्वेश्चन आया हिमांशु की तरफ से, एनी फनी बैक स्टेज मोमेंट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फनी बैकस्टेज मूवमेंट तो क्या एक्चुअली, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे साथ में ये होता है कि मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ ड्यूरिंग द रिहर्सल्स और ये सब चीजें, लेकिन पता नहीं, ये मेरी मेरी एक मेरी पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि जब भी शो हो रहा होता है या जब भी हम लोग स्टेज रिहर्सल कर रहे होते हैं तो मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ, और मुझे चाहिए होता है कि मेरे साथ वाले सारे साथी कलाकार भी सीरियस हो जाएं, ताकि वो सर जो वहां पे बैठे हुए अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग जो अपना इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका रंग जो है वो बड़ा हम्म। अच्छा सा आ जाए। तो मैं ज्यादातर जब बैक स्टेज पे होती हूँ और सामने प्ले चल रहा होता है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि यार प्लीज आप लोग थोड़ा साइलेंस मेंटेन करके रखो, ताकि हम सबका जो ध्यान है वो आगे प्ले की तरफ रहे। तो हाँ, ऐसी बहुत सारी मस्तियां सब लोग करते रहते हैं, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर में थोड़ा सा घुसने की कोशिश करती हूँ उस टाइम पे, तो मैं इतना वो नहीं करती। लेकिन मैं जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा जो ग्रुप है कलांकुर रंग मंडल, वो एक फैमिली है, तो फैमिली के अंदर जैसे अलग अलग किरदार होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे भी है, हम लोग भी ऐसे एक दूसरे की लैग पुलिंग करते हैं। तो सर या बाकी एंजॉय करते हैं। ओके। हिमांशु कह रहे हैं 3 cheers फॉर एस एन माथुर सर। ओके। अनडाउटेडली यस। बिल्कुल। ओके। शुभू कह रहे हैं भैया प्लीज कलांकुर प्लेस के वीडियोस अपलोड कीजिए, स्पेशली कालिदास वाला। कालिदास वाला भाई अब पहले से अपलोड हो अपलोडेड चुका है। है। हाँ, हाँ। आप जाके देख सकते हैं। यस। ओके। नितिन कह रहे हैं हिप हिप हुर्रे। ओके। सो अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अब हम्म एक अगर देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप हम्म। हमारे जो आपने जैसे एंकरिंग वाला पार्ट भी है, थिएटर वाला पार्ट भी है, तो दोनों में आपको बताना है एक चीज कि अगर आपको थिएटर स्टार्ट करना है तो किस तरह से स्टार्ट किया जाए, और एंकरिंग स्टार्ट करना है तो किस तरह से स्टार्ट की जाए। यस यस, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, दुनिया का कोई सा भी कोर्स आपको स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले लेना होगा एक इनिशिएटिव, अपना माइंडसेट करना होगा कि हाँ मुझे ये करना है, राइट। तो हार्ड वर्क दोनों चीजों में रिक्वायरमेंट है, हार्ड वर्क दुनिया की हर कोर्स के अंदर, हर एक चीज के अंदर रिक्वायर्ड है। तो आप फिल्मों आप में फिल्मों आओगे, में भानु ये कोई पूछ रहे एक हो, बता डायलॉग रहे हो हो। जाए,
हाँ। और वैसे थिएटर में हर कोई बंदा जो थिएटर करता है वो जरूरी नहीं है फिल्मों में आए। तो एनीवेज, हम्म तो जो आपका क्वेश्चन था मैं उसका जवाब देती हूँ सबसे पहले तो, कि अगर हम्म आपको थिएटर करना है, आप वाकई में थिएटर करना चाहते हो, तो प्लीज आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही करो। आप कलांकुर रंग मंडल या जिस भी शहर में आप रहते हो वो एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करो। वहां पे समर कैंप्स होते हैं, कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, उन्हें आप अटेंड करो और घर पर आकर के उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। सेम गोज हम्म विथ एंकरिंग। अगर आपको एंकरिंग करनी है तो आप कुछ, जरूरी नहीं है आप एंकरिंग के लिए क्लासेस लो, आप उसके लिए कुछ अपनी स्क्रिप्ट तैयार करो, क्योंकि एक एंकर जो होता है वो एक अच्छा राइटर भी होना चाहिए, राइट? अगर उसको पता ही नहीं है उसे बोलना क्या है या उसने क्या लिखा है तो वो बहुत गलत भी हो जाएगा, तो बहुत जरूरी क्योंकि एक घंटा है। हो चुका था तो टाइम आउट हो चुका था वो। हाँ, जी जी जी। कंटिन्यू। तो बस मैं यही कह रही थी कि आप हमेशा अपने दिमाग को और हमेशा अपनी सीखने की क्षमता को खोल के रखिए, क्योंकि कई बार एक ऐसा सैचुरेशन लेवल आ जाता है जहां हमें लगता है कि बस अब हम परफेक्ट हो चुके हैं, अब हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा हम्म कभी नहीं होता है, हम परफेक्ट कभी नहीं होते हैं। दुनिया में या जिंदगी के हर एक मोमेंट पे हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो सीखने के लिए हमेशा अपने दिमाग को खोल के रखिए। तो ओके, एक क्वेश्चन कुछ आए थे जहां तक मुझे याद है लास्ट वाले पोर्शन के अंदर, कि कोई डायलॉग सुनाए आप अपनी साइड से। ओके। देखिए, मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है माइथोलॉजीज या सोशल स्टोरीज। तो हम्म मैंने कुछ टाइम पहले एक प्ले किया था, एक नरेशन किया था एक्चुअली, जिसमें मैंने आपकी बातों में समय कैसे बीत जाता है बीत पता जाता है ही नहीं पता नहीं चलता। चलता, अच्छा। हिमांशु। जी। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वनिता द विमेन करके एक प्रोग्राम हुआ था। उस हम्म प्रोग्राम के अंदर मैंने एक नरेशन किया था जिसमें मैंने विमेन एम्पावरमेंट को प्रोत्साहित किया था। तो उसके कुछ लाइंस हैं जो शायद मुझे अब हम्म याद भी नहीं होंगी, बिकॉज इट्स मोर देन 8 और 9 years। तो मैं ओके। कोशिश करती हूँ कि मुझे याद रहे और मैं आप सबको सुनाती हूँ। आप सब लोग इन शब्दों की जो गहराइयां हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, मतलब उन शब्दों के अंदर। पांचाली का डायलॉग प्लीज। कोई डायलॉग। चलो, मैं मेरे को दोनों ऐसे, मेरे को दोनों में पूछ सकती हूँ, तो मेरे लिए ऐसी कुछ नहीं, मैं दोनों सुनाती हूँ। पहले मैं इसका सुनाती हूँ। तो हम्म ये जो मैं आपको अभी सुनाने जाने वाली हूँ, ये एक बड़ा ही खूबसूरत इनैक्टमेंट था, एक पोयम का। उस पोयम के हम्म अंदर स्त्री की सारी दशाओं की सारी व्यथाओं का बताया गया है कि कौन से युग में क्या हुआ था। तो इन हम्म सारे युगों में भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ओके। दे पाऊंगी शायद। तो ये शुरुआत होती है इसकी, कि सतयुग में शब्द पुष्पों से मेरा बहुत गुणगान हुआ, जहां है नारी वहीं करते देवता रमण, कहकर यशगान हुआ, किंतु हम्म पुरुष के क्रूर हाथों तब भी मेरा अपमान हुआ। गौतम प्रिया अहिल्या की परिणीति बस एक पाषाण हुआ। त्रेता युग में धनुष भंग कर युग पुरुष राम ने वरा मुझे, पर लंका के यातना शिविर के बाद भी देनी पड़ी अग्नि परीक्षा मुझे। और फिर असन प्रसव को अनदेखा कर दिया निर्मम वनवास मुझे। परित्यका दिशा हारा धरा सुता मैं, माँ धरती ने ही दिया आसरा मुझे। सो एक्चुअली ये बहुत लंबी पोएम है एंड आई एम बिल्कुल। ग्रेट, मतलब आई एम ग्लैड कि मुझे याद भी है। तो ये इसका एक मतलब, सतयुग में क्या हुआ था, त्रेता युग में क्या हुआ था, जदयुग में द्वापर क्या में हुआ क्या था। हुआ था, इन सब का। बिल्कुल। यस यस, इन सब की एक व्यथा होगा। ओके, प्ले की स्क्रिप्ट एक दिन में कैसे याद की जाए? ये नहीं, प्ले की इम्पॉसिबल स्क्रिप्ट है। इम्पॉसिबल है, और अगर आपकी प्ले की स्क्रिप्ट केवल 1 1.5 पेज की तो आप याद कर सकते हो तो। बिल्कुल। इट्स लाइक मैं भी अगर बोलूँ ये, यस, तो आप कॉपी किताब में आप अपनी पढ़ाई याद करते हो, वैसे ही याद करना है। आपकी आपको याद करने की कितनी क्षमता है उस पर डिपेंड करता है ये एग्जैक्टली सब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म सो भामिनी, बहुत सारे क्वेश्चन हो हम्म गए और अभी भी आई थिंक मैं क्वेश्चन अगर मैं चालू करूँ तो आप 100% आते ही रहेंगे। सो आज का सेशन हम हम्म। यहीं पे खत्म करते हैं। आपकी साइड से हमारे जितने भी ऑडियंस है, एक मैसेज। जितने भी ऑडियंस है उन सबको मैसेज की, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग थिएटर ज्वाइन करना नहीं भी चाहते हैं तो करो, लेकिन मैं बस अपनी तरफ से ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये हमारी ट्रेडिशन का जो 5,000 साल पुराना, जैसे मैंने आपको बताया, मनुस्मृति, भारतीय शास्त्र और नाट्य शास्त्र जो है, तो इसको अगर हम लोग आगे लेके चलते हैं, परस्यू करते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और जितने भी मेरे फेलो आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट, उन सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस चीज से कभी भी
गिव अप मत करना, बैकआउट मत करना। ये हमने बड़ी ही हमारी एक कहते हैं ना, हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ये मौका मिला है, तो इस मौके को हम लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इनफैक्ट यू ऑल्सो निखिल भैया, मैं चाहती हूँ कि आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी हम लोग साथ में ऐसे ही थिएटर करते रहें, ऐसे ही बिल्कुल इंजॉय बिल्कुल करते रहें। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल थिएटर बिल्कुल। की जो दुनिया है ये बेहद खूबसूरत है, और इसमें आपको सिर्फ कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। कभी भी आप इससे निराश होकर नहीं लौटेंगे, और आप अपनी खुद बहुत। की पर्सनालिटी में देखेंगे तो आप एक ऑल राउंडर बन के निकलेंगे। सो इवन मैं डेफिनेटली अगर बताऊं बड़ा मेरे मजा लिए आया। कि अगर मैं बात भी कर रहा हूँ यहाँ पे तो थिएटर की वजह से ही कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं। वरना इतना बोलना, मैं एक बंदा था जो बिल्कुल एक कमरे में बंद रहता था, इवन अपने घर वालों से बात नहीं करता था मैं। ऐसा था। नीचे ओके एक हिमांशु ने लिखा है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। एग्जैक्टली या गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके यहाँ पे, आई लव द सेशन मैम, इम्प्रेस्ड बाय योर पर्सनालिटी सिंस माय पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, आई लर्न लॉट बाय यू एंड नेहा यू मैम। एंड So Tannu थैंक यू। was my student. एक कुछ क्लासेस थी हमारी, उसमें तन्नू was my student and she's very lovely, she's very beautiful. Thank you so much Tannu. Thanks for the ये शुभू बोल appreciation, रहे ma'am. Thank you so हैं, much. शुभू कह रहा है मैम थैंक यू सो मच, उज्जवल कह रहा है आई लाइक थिएटर एंड यू आल्सो मैम, कर रही है। थैंक यू मैम फॉर द एक्सरसाइज, आपसे बहुत सीखा आज, थैंक यू मैम, और लाइव आते रहिए, उज्जवल कह रहे हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो बड़ा मजा आया, मुझे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे। पर मैं बोलूंगी जितने क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज इन पे वर्कआउट भी जरूर कीजिएगा, और कुछ ना बिल्कुल कुछ बिल्कुल। अच्छा जरूर कोशिश करिए, क्योंकि यार हमारी जो शक्तियां है ना, हमारी जो पावर्स है वो अनलिमिटेड है। हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो नेवर गिव अप, स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ, और बहुत मजा इवन आया। मैं थैंक यू बता सो दूं, मच निखिल भैया। हम्म। इवन मैं बता दूं शक्तिमान जो था एग्जैक्टली वो बिल्कुल एक रियल चीज है, आपको बता दूं शक्तिमान अगर आप चाहो तो एग्जैक्टली अब दिमाग से ही अगर जहां तक मुझे याद है आइंस्टीन ने सिर्फ और सिर्फ अपना 5% इस्तेमाल किया था दिमाग, ठीक है, और या हम अपनी यस जिंदगी यस में यस सिर्फ दो यस। परसेंट यूज करते हैं। अगर सोचिए हम 10% भी पहुंच गए तो शायद तो ये बताया गया है कि हम सिर्फ देख के ही, जैसे शायद सीन भी आया था शक्तिमान में, वो देख के पत्थर को तोड़ देता है, कुछ ऐसा सीन आता है उसके यस अंदर, यस यस। तो वो रियल चीज है, वो भी आप कर सकते हो, सिर्फ अपने आप पर विश्वास पॉजिटिव रखने का, और कुछ नहीं बस। ओके आपसे बहुत थैंक कुछ यू सो सीखा। मच। सो थैंक यू सो मच भामिनी गिविंग योर टाइम, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और लॉकडाउन के बाद फिर से हम मिलते हैं। एंड ओके यस ऑफ कोर्स, एक बार मैं चाहूंगी कि बहुत सारा अप्रिशिएशन निखिल भैया के लिए भी, कि निखिल भैया इतना थैंक यू सो अच्छा मच। इनिशिएटिव ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। मतलब जितने भी लाइव सेशंस हो रहे हैं उसमें से बेस्ट लाइव सेशन इसलिए क्योंकि नए नए चेहरों से हमारी मुलाकात हो रही है, नए नए टैलेंट से हम लोगों को मिलने को मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच निखिल भैया फॉर योर एफर्ट्स। थैंक्स थैंक अ यू, लॉट। बस कोशिश करता हूँ मैं थैंक बस। यू, बाय। ओके थैंक यू बाय सो बाय। मच, बाय। ओके सो ये थी हमारे साथ भामिनी रिवान, और बहुत सारी बातें हुई, हमने बहुत कुछ थिएटर के बारे में जाना, एंकरिंग के बारे में जाना, हर चीज के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करा हमने। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आप लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को बता दूं थोड़ी दिन पहले मेरे साथ सेशन हुआ था, मैंने किया था सेशन मतुल माथुर सर के साथ, तो वो सेशन मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें भी आप चीजें, आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी थिएटर से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड, कि किस तरह से सारी चीजें होती है। भैया एक क्वेश्चन आपसे पूछना है प्लीज, कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखना कितना डिफिकल्ट है? कॉमेडी एग्जैक्टली सीन ये है, मैं अगर मेरी साइड से बोलूं कि कॉमेडी करना मेन ज्यादा है, क्योंकि स्क्रिप्ट पे ऐसे कुछ डिपेंड नहीं करता, कि आपकी हरकतें वगैरह ये सब चीजें होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस डायलॉग को बोल रहे हो। तो अगर आप देखना चाहोगे तो उस पर जाके देख सकते हैं, अतुल सर ने बताया था कि उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, जो मैंने अपलोड किया है उसमें एग्जाम्पल भी है किस तरह से वो कॉमेडी क्रिएट की जाए, तो आप प्लीज उसको जरूर जाके देखें। ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं, कॉमेडी क्रिएट की जाती है भाई, मैं बता दूं आपको मेरी साइड से मुझे जितना पता है। सो उस पे चैनल पे जाके देखिए आप मेरे, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज अपलोड इंस्टा प्रोफाइल लाइव सेशन, बिल्कुल मैं वहां पे एग्जैक्टली अभी यूट्यूब पे चालू कर दिया है मैंने, आज पहला सेशन हो चुका है, और धीरे धीरे जो भी मेरे सारे सेशन हुए मैं अपलोड कर दूंगा उसके ऊपर। ओके, और जाके वहां पे देखिए, और आप मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज विजिट माय प्रोफाइल, अगर अच्छा लग रहा है तो फॉलो कीजिए, और रोज मैं ऐसे सेशन करता रहूंगा। कल भी हम एक सेशन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है एक राइटर के साथ, एक कॉमिक पोएट के साथ, जो कि है लाफ्टर चैंपियन के, और उनका नाम है रास बिहारी गौर। तो कल हम उनसे बात करने वाले हैं, कल शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे रास बिहारी सर। तो प्लीज हमारे साथ जुड़िएगा आप सब जो हमें सुन रहे हैं, क्योंकि वो भी हमें कुछ और चीजें बताने वाले हैं, कुछ नई चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें, फैक्ट हमें बताने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ते रहिएगा।
और आगे चल के हम और भी सेशन इस तरह से करते रहेंगे। और आपको मेरे सेशन कैसे लगते हैं प्लीज प्लीज मुझे डीएम करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।